हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नगरपालिका अधिनियम के तीसरे चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट की। पिछले वीडियो में मैंने आपको धारा 6 तक का उल्लेख है वो बता दिया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे धारा 7 के बारे में, जो कि आपके सामने है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते आ रहा हूँ कि आने वाले सवालों को आप इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे नोट करते जाएंगे। धारा 7 में जिस बात का उल्लेख है वो नगरपालिका की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस, कि नगरपालिका की पदावधि या कार्यकाल क्या होगा। तो इस संबंध में पहला प्रावधान आपको जो देखना है वो ये कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी नगरपालिका को पहले विघटित नहीं किया जाता है। देखो, इसका मतलब ये है कि पदावधि से पहले भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि प्रत्येक नगरपालिका की पदावधि या उसका कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होगा, इससे अधिक नहीं। तो देखो, यहाँ ये शब्दावली जो है ये बता रही है कि किसी भी नगरपालिका का किसी भी सूरत में 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा ये कि 5 साल से पहले इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी नगरपालिका को विघटित किया जा सकता है। तो सामान्यतः नगरपालिका का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। इससे पहले इसको विघटित किया जा सकता है और 5 साल से अधिक अवधि या पदावधि जो है नगरपालिका की किसी भी शर्त में नहीं होगी। तो नगरपालिका का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष है। 5 साल से पहले विघटित किया जा सकता है, लेकिन 5 साल से अधिक पदावधि जो किसी भी शर्त में नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित किया जाता है तो उस संबंध में आपको क्या देखना है। यदि किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित किया जाता है तो उसके स्थान पर नई नगरपालिका का गठन किया जा सकता है। अब देखो, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस संबंध में आगे देखेंगे कि यदि किसी नगरपालिका का 5 साल से पहले विघटन किया जाता है, 5 साल से पहले विघटन किया जाता है तो नई नगरपालिका का गठन किया जाएगा और इस प्रकार जो नवगठित नगरपालिका होगी उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा। अगर किसी नगरपालिका के विघटन पर नई नगरपालिका का गठन किया जाता है तो उसका गठन जो है वो शेष अवधि के लिए होगा। यदि किसी नगरपालिका को 3 साल की पदावधि के बाद यदि विघटित किया जाता है तो उसका इलेक्शन करवाने के बाद जो बचा हुआ 2 साल का कार्यकाल है उसी के लिए नगरपालिका का गठन किया जा सकता है। कहने का मतलब, मध्यकालीन गठन यदि किया जाता है तो शेष अवधि के लिए होगा, न कि 5 साल के लिए। ठीक है। यहाँ इस नोट में आप देखेंगे कि नगरपालिका की पहली बैठक से 5 साल का टाइम जो गिनते हैं, तो देखो, प्रथम बैठक से तात्पर्य निर्वाचन के पश्चात होने वाली पहली बैठक है। नगरपालिका के इलेक्शन के बाद, इसके बाद निर्वाचन के पश्चात जो भी नगरपालिका की बैठक पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से इसका कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष का रखा जाएगा। तो यहाँ सेक्शन 7 में देखो आपके सामने है कि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 साल से अधिक किसी भी सूरत में नहीं होगा। 5 साल से पहले इसे विघटित किया जा सकता है। यदि 5 साल से पहले विघटित किया जाता है और उस सिचुएशन में नगरपालिका का नए सिरे से गठन किया जाता है तो उस नवगठित नगरपालिका का कार्यकाल 5 साल न होकर पुरानी लोक उसका नगरपालिका का बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए उसका गठन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आप इसमें देखिए सेक्शन जो 8 है। सेक्शन 8 में हेडिंग जो आपके सामने है वो क्या है? नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। देखो, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्युनिसिपैलिटी, तो नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्रत्येक नगरपालिका, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नगरपालिका शब्द में तीनों नगरीय संस्थाएं हैं, नगरपालिक बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है। इन तीनों के लिए इस अधिनियम में क्या शब्द लिखा हुआ होगा? इस अधिनियम में जहां कहीं भी नगरपालिका शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब इन तीनों संस्थाओं से है। नगरपालिका में नगरपालिक बोर्ड है, नगर परिषद है और नगर निगम है। तो देखो, प्रत्येक नगरपालिका का शासन उस नगरपालिका में निहित होगा। तो ये सवाल ध्यान में रखना है कि नगरपालिका का शासन किस में निहित होता है? नगरपालिका में। और नगरपालिका का मतलब है, अगर नगरपालिक संस्था है तो नगरपालिक बोर्ड में उसका शासन निहित होगा, नगर परिषद है तो उसकी नगर परिषद में उसका शासन निहित होगा और नगर निगम है तो निगम में उसका शासन निहित होगा। यहाँ देखिए, इसका सैंपल के तौर पर जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि नगरपालिका का शासन जिसके माध्यम से नगरपालिका में निहित होगा वह है। तो देखो, अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया कि नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होगा। किसमें निहित होगा? नगरपालिका में। ये किसके माध्यम से होगा? तो देखिए, नगरपालिक बोर्ड के लिए
अध्यक्ष के माध्यम से। तो देखो नगरपालिका बोर्ड का जो शासन नगरपालिका में निहित होता है वो अध्यक्ष के माध्यम से। कहने का मतलब वो किस में इन्वेस्ट है, अध्यक्ष में इन्वेस्ट है। नगर परिषद के लिए ये शासन जो है वो किस के माध्यम से निहित होगा, सभापति के माध्यम से। या नगर निगम के मामले में ये किस में निहित होगा, महापौर में। इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर बनता है वो उपयुक्त सभी बनता है। तो यहाँ ये देखना है कि प्रत्येक नगरपालिका का शासन उस नगरपालिका में निहित होता है, लेकिन नगरपालिका एक निकाय है या एक प्राकृतिक संस्था है। इसका संचालन एक कृत्रिम संस्था है और इसका संचालन प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से ही उसका शासन संचालित होगा। तो देखो नगरपालिका बोर्ड का शासन जो किसके माध्यम से संचालित होगा, उसके अध्यक्ष के माध्यम से। नगर परिषद के लिए उसका शासन किसके माध्यम से संचालित होगा, सभापति के माध्यम से। और नगर निगम का शासन किसके माध्यम से संचालित होगा, महापौर के माध्यम से संचालित होगा। तो यहाँ देखो निहित होगा, देन नगरपालिका। नगरपालिका का मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद। और ये जो शासन नगरपालिका में निहित होता है वो प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से। और प्राकृतिक व्यक्तियों को हमने नगरपालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष कहा है, नगर परिषद के मामले में सभापति कहा है और नगर निगम के मामले में इसको महापौर कहा है। ये आपको देखना है सेक्शन 8 में। तो देखो नगरपालिका का शासन का निहित होना, तो निहित किस में है, नगरपालिका में। किसके माध्यम से है, इन तीनों संस्थाओं के लिए अलग अलग जो इनके अध्यक्ष होते हैं इनमें ये निहित होता है। नेक्स्ट सेक्शन 9 में वार्डों में विभाजन या डिवीजन इनटू वार्ड्स। तो प्रत्येक नगरपालिका का मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों से। तो सभी नगरपालिका संस्थाओं का वार्डों में विभाजन किया जाएगा। इस संबंध में यह अधिनियम क्या कहता है देखना। इसमें पहला प्रावधान है कि निर्वाचन के उद्देश्य से, मतलब इलेक्शन के उद्देश्य से नगरपालिका को धारा 6(1) के अधीन निश्चित की गई संख्या के बराबर वार्ड में विभाजित किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नगरपालिका में मिनिमम वार्ड्स की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। 13 से कम वार्ड जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होंगे। 13 से अधिक जो वार्ड्स की संख्या वो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करती है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो निर्वाचन के उद्देश्य से धारा 6(1) में निश्चित की गई जो वार्डों की संख्या है उसमें उस नगरपालिका संस्था को विभाजित किया जाएगा। फिर दूसरा आप इसमें देखिए, प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व है उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। तो देखो ये भी ध्यान में रखना है कि नगरपालिका का मतलब है नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के किसी भी वार्ड का प्रतिनिधित्व है जो है वो किस आधार पर तय किया जाएगा, उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। तथा उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के कुल स्थानों का उसकी जनसंख्या के साथ है। तो देखो किसी भी वार्ड की जनसंख्या का अनुपात क्या रखा जाएगा, तो नगरपालिका के जो बाकी स्थान है उनकी जनसंख्या के अनुपात के साथ रखा जाएगा। यहाँ दो नोट आपको ध्यान में रखना है। पहला है वार्ड की संख्या का निर्धारण धारा 6(1) में किया जाता है। ये देख लो किसी भी नगरपालिका के लिए, मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में कितने वार्ड होंगे इसको डिसाइड किस धारा के तहत किया जाता है, धारा 6(1) के तहत। और वार्ड्स का विभाजन, देखो वार्ड्स की संख्या मतलब कितने वार्ड होंगे ये 6(1) में डिसाइड किया जाता है। और वार्ड का विभाजन का मतलब है कि उनका भौगोलिक क्षेत्र का जो बंटवारा है वो किस में किया जाएगा, धारा 9(1) में। ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो वार्ड की संख्या का निर्धारण और वार्ड का विभाजन, इन दोनों शब्दावलियों में अंतर रखना। तो देखो वार्ड की संख्या का निर्धारण जो है वो 6(1) में होगा और वार्ड्स का जो विभाजन है वो 9(1) में होगा। इधर लेफ्ट साइड में आप इस चीज को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये दोनों सवाल आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे अपन इसमें देखते हैं धारा 10। तो धारा 10 का टाइटल आपके सामने है, देखो सेक्शन 10 का टाइटल है वार्डों का अवधारण या डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स। तो यहाँ अपन ने बताया वार्डों की संख्या मैंने आपको बताई है। तो वार्डों की संख्या जो है वो 6(1) में है। वार्डों की संख्या का निर्धारण 6(1) में है। वार्डों का विभाजन जो है वो 9(1) में है। फिर देखिए वार्ड का अवधारण जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स जो है वो धारा 10 में है। इन तीनों को आप एक साथ अटैच करेंगे, ये सेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए धारा 10 के तहत राज्य सरकार आदेश जारी कर निम्न बातों को अवधारित या निश्चित कर सकती है। देखो अब देखो पहली बात तो ये इसके लिए राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, आदेश जारी करना पड़ेगा। राज्य सरकार आदेश जारी करके क्या क्या चीजें वार्ड के मामले में तय कर सकती है। तो देखिए नगर पालिका के निर्वाचन के लिए निर्धारित किए गए वार्ड का, तो नगर पालिका के निर्धारित
किए गए वार्ड को आदेश जारी करके कौन डिसाइड करेगी? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण आरक्षित सीटों को ध्यान में रखकर, तो प्रत्येक वार्ड की सीमा कौन तय करेगी? ये देखो, ये सब राज्य सरकार के हैं। तो देखो, नगरपालिका निर्वाचन के लिए निर्धारित किए गए वार्ड का निर्धारण आदेश द्वारा राज्य सरकार तय करेगी। प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण आरक्षित सीटों को ध्यान में रखते हुए, तो सीमा का निर्धारण किस चीज को ध्यान में रखते हुए? आरक्षित सीटों को ध्यान में रखते हुए। कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। फिर देखो, रिजर्वेशन के मामले में SC, ST, OBC इन वर्गों की महिलाओं के आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम है। चक्रानुक्रम का मतलब है रोटेशनल, इस बार किसी वार्ड में, अगली बार दूसरे वार्ड में, अगली बार अगले वार्ड में। तो यूं नहीं है कि सभी वार्ड्स में जो है वो एक साथ महिलाओं को का रिजर्वेशन है वो दे दिया जाए। तो चक्रानुक्रम में महिलाओं का रिजर्वेशन जो है वो रोटेशनली वार्ड वाइज रोटेट किया जाएगा। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक वार्ड की सीट को हमेशा के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाए। चक्रानुक्रम का मतलब समझ गए कि महिला का जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो देखो, स्थानों का चक्रानुक्रम में अवधारण निर्धारण की गई रीति से किया कौन करेगी? ये रिजर्वेशन भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी। फिर देखो, महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या डिसाइड कौन करेगी? महिला उम्मीदवारों के लिए वार्ड की संख्या को डिसाइड भी राज्य सरकार करेगी। फिर वार्ड का निर्धारण करते समय राज्य सरकार निम्न बातों का ध्यान रखेगी। देखो, किसी भी वार्ड का निर्धारण करेगी तो राज्य सरकार को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये ऑप्शन में दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले, सभी वार्ड यथासंभव भौगोलिक रूप से सहत कॉम्पैक्ट क्षेत्र होंगे। कॉम्पैक्ट क्षेत्र का मतलब है कि एक साथ जुड़े हुए होंगे। यूं नहीं है कि एक वार्ड का हिस्सा यहाँ है और दूसरा वार्ड इससे बिल्कुल गैप देके अलग स्थान पर इसका हिस्सा है। कॉम्पैक्ट का मतलब एक साथ जुड़े हुए या एक ही पिंड के रूप में रहेंगे ये। तो पहली बात तो ये है कि भौगोलिक क्षेत्र से प्रत्येक वार्ड जो है वो संहत या कॉम्पैक्ट रूप में रहेगा। अर्थात जहां तक संभव हो वार्ड का भौगोलिक क्षेत्र एक साथ संलग्न होना चाहिए, न कि टुकड़ों में। तो पहली बात, राज्य सरकार जब भी किसी वार्ड को निर्धारित करेगी तो उस वार्ड का भौगोलिक क्षेत्र एक ही खंड या पिंड के रूप में होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं। दूसरा, SC एवं ST के लिए आरक्षित स्थानों को नगरपालिका के भिन्न भिन्न भागों में इस प्रकार वितरित किया जाएगा जहां तुलनात्मक रूप से SC ST की जनसंख्या अधिक हो। तो देखो, SC और ST के रिजर्वेशन वाले वार्ड राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो वो वार्ड्स जो हैं वो राज्य सरकार अपने हिसाब से जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तय करेगी। फिर देखो, प्रत्येक नगरपालिका के वार्ड का संख्यांकन, वार्ड्स की जो है नंबरिंग की जाएगी और नगरपालिका के भौगोलिक क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू होगी। देखो, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड्स का जो अंकन किया जाएगा तो 1 नंबर का अंकन उस नगरपालिका क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू किया जाएगा और फिर दक्षिणी पूर्वी कोने की ओर चला जाएगा। जैसे ये उत्तरी पश्चिमी है तो इस हिसाब से इधर से अंकन करना शुरू किया जाएगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड्स का संख्यांकन या उनकी नंबरिंग जो है वो किस सिरे से शुरू की जाएगी? उत्तरी पश्चिमी सिरे से शुरू की जाएगी। फिर अगला देखो, जब राज्य सरकार SC ST और OBC या इन वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित करते समय आक्षेप दाखिल करने का आदेश प्रारूप प्रकाशित करेगी। तो जब भी इन रिजर्वेशन के इलाकों को डिसाइड किया जाएगा तो आपत्ति के लिए एक नोटिस राज्य सरकार है वो जारी करेगी, जिसके लिए कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा। और यदि राज्य सरकार इन वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए अगर रिजर्व सीट की घोषणा करती है तो उसके लिए 7 दिन के भीतर जो है वो सिविलियन या नागरिक जो है ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रारूप की प्रतिलिपि टिप्पणी हेतु नगरपालिका को भी भेजी जाएगी। तो राज्य सरकार ये जो नोटिस या प्रकाशन जारी करेगी उसकी एक प्रति संबंधित नगरपालिका को भी प्रेषित की जाएगी। फिर देखिए, इसमें यदि राज्य सरकार को कोई आक्षेप या टिप्पणी प्राप्त होती है, नागरिकों से या सिविलियन से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर विचार राज्य सरकार करेगी। और यदि विचार करने के बाद राज्य सरकार को आरक्षित स्थानों की संख्या वाले आदेश में आवश्यक लगता हो तो उसमें राज्य सरकार संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उपांतरण का मतलब उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकती है। और इस प्रकार आपत्ति मिलने के बाद कोई संशोधन, परिवर्तन या उपांतरण, मॉडिफिकेशन राज्य सरकार करती है तो उसके पश्चात अंतिम आदेश जो है वो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये धारा 10 में मैंने जो आपको बताया है वो वार्डों के अवधारण के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। तो वार्डों के अवधारण के मामले में देखो, इन सारी चीजों में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो किसकी शक्ति में आती हैं? राज्य सरकार की शक्ति में आती है। तो
यहाँ धारा 10 को आप किसके नाम पढ़ेंगे? राज्य सरकार के नाम पढ़ेंगे। धारा 10 में वार्डों के अवधारण के मामले में समझ सकते हैं जो है वो किसकी है? राज्य सरकार की है। तो धारा 10 में वार्डों के अवधारण को आप राज्य सरकार की शक्ति में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।